गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज या अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एक फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, इनके बिटवीन रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर रिलीवेंस थियरी, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर इरिलीवेंस थियरी। अब ये देखिए, ये रिलीवेंस थियरी क्या है और इरिलीवेंस थियरी क्या है। रिलीवेंस थियरी मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों पर देखने को मिलेगा। इरिलीवेंस थियरी मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का कोई भी इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जब कोई भी चेंजमेंट की जाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जब डेट्स और इक्विटी के रेशो में कोई भी चेंज किया जाएगा तो उसका इफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर नहीं पड़ेगा, यानी कि ये कांस्टेंट रहेंगे। रिलीवेंस थियोरी सब 2 टाइप की होगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रहेगी नेट इनकम अप्रोच, सेकंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ऐसे ही जो कैपिटल स्ट्रक्चर इरिलीवेंस थियोरी है वो भी सब 2 टाइप की है। फर्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम और सेकंड है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। तो इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज, ठीक है, कितनी स्टडी करेंगे 4, जिसमें फर्स्ट है हमारी नेट इनकम अप्रोच, सेकंड है ट्रेडिशनल अप्रोच, थर्ड है नेट ऑपरेटिंग इनकम और फोर्थ है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, तो इस तरीके से जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज है वो एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, इनके बिटवीन रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वैल्यू ऑफ द फर्म को इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता, इस बात को लेके जो ऑथर्स हैं उनके व्यू डिफरेंट है। कुछ ऑथर्स बिलीव करते हैं कि एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म, इनमें क्लोजली रिलेशन होता है। मीन्स जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में कोई भी चेंज किया जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कहें या फिर फाइनेंशियल लिवरेज कहें या फिर डेप्ट और इक्विटी का रेशियो कहें, सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डाल लेना। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब जब भी डेट्स एंड इक्विटी, इनका रेशियो चेंज किया जाएगा। इनका रेशियो चेंज करने का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को चेंज करना। तो क्या इसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर पड़ेगा? तो कुछ ऑथर्स क्या मानते हैं, हाँ इसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर पड़ेगा। बट कुछ ऑथर्स बिलीव करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ फर्म, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में चेंज का वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहती है। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय वेरियस ऑथर्स लाइक डेविड डुरंट, इजरा सोलोमन, मोदी गिलियानी एंड मिलर। तो ये कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज को प्रोपाउंड किया, ठीक है। अब ये फर्स्ट 4 थियरीज या अप्रोच जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनमें से आज हम फर्स्ट अप्रोच की बात करेंगे, नेट इनकम अप्रोच की। नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच प्रोपाउंडेड बाय डेविड डुरंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट, इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। यानी कि ये अप्रोच इस पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस देती है कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स जब भी डेट्स और इक्विटी के रेशियो में कोई भी चेंज किया जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज वैल्यू ऑफ फर्म और उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों में देखने को मिलेगा। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन
मीन्स फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स डेट्स और इक्विटी के रेशियो में चेंज होने से एक फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, ये भी चेंज होंगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगी। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इफ द रेशियो ऑफ डेप्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज, यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में जब डेप्ट का रेशियो इंक्रीज किया जाएगा तो इससे उस फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होगी, वैल्यू ऑफ फर्म और उसकी जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर की ये दोनों इंक्रीज होगी। इसके रिवर्स कंडीशन में अगर डेट्स और इक्विटी के रेशियो में से डेट्स के रेशियो को डिक्रीज किया जाता है तो इससे उस फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो इंक्रीज होगी, बट वैल्यू ऑफ फर्म और मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ये दोनों डिक्लाइन होगी। हाँ जी, यहाँ देखिए क्या रिलेशन बताया है पीछे कि डेट्स और इक्विटी में से जब भी डेट्स के रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा, 1 मिनट, डेट्स के रेशियो को इंक्रीज करने पर इसका इम्पैक्ट देखिए क्या पड़ेगा। तो इससे उस फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको हम डिनोट करेंगे K0 से वो डिक्लाइन होगी, मीन्स डिक्रीज होगी, बट उस फर्म की वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर या वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, वैल्यू ऑफ फर्म और दूसरा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये दोनों इंक्रीज होंगी। ठीक है, इसके रिवर्स कंडीशन में जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स डेट्स और इक्विटी में से डेट्स के रेशियो को डिक्रीज किया जाएगा, तो डेट्स के रेशियो के डिक्रीज होने पर उस फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको डिनोट करेंगे K0 से ये इंक्रीज होगी, जबकि उस फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये दोनों डिक्लाइन होंगे। तो रिलेशन क्लियर भाई। अब देखो फर्म को इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, तो यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है कि अगर डेट्स और इक्विटी में से डेट्स के रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होगी और वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये दोनों इंक्रीज होंगे। बट जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या बताया हुआ है कि अगर डेट्स के रेशियो को डिक्रीज किया जाता है मीन्स इक्विटी के कंपैरिजन में अगर डेट्स कम यूज करते हैं तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, जबकि वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये दोनों डिक्रीज होंगे। तो जनरल सी बात है फर्म की क्या कोशिश रहेगी कि वो डेट्स और इक्विटी में से ज़्यादा डेट्स यूज करे अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसको दो बेनिफिट मिल रहे हैं, एक तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है और दूसरा वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी, इस तरीके से जो ये अप्रोच है ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस है। वो एजम्पशंस देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जिसको हम डिनोट करेंगे KD से ये लोअर रहेगी किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि KE से। सेकंड, मोर डेट्स के यूज करने से जो इन्वेस्टर रिस्क है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि कितना भी डेट यूज कर लें जो रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगा, बट रियल में तो ऐसा नहीं होता ना, तो ये इसकी एजम्पशंस है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, देयर आर नो कॉरपोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग टैक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जिनके ऊपर ये अप्रोच बेस है।
हाँ जी, इस अप्रोच को एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पे डिग्री ऑफ लिवरेज, डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब डेट्स और इक्विटी, इनका रेशियो दिखाया हुआ है। मीन्स ये बताया हुआ है कि जो डेट्स है वो कितना यूज किया हुआ है। मैं बोल सकती हूँ डिग्री ऑफ डेट्स। ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट भी दिखाई हुई है, ठीक है, और जो फंड के वेरियस सोर्स हैं उनकी ईच कॉस्ट भी दिखाई हुई है। अब देखो, डायग्राम के थ्रू इस अप्रोच को क्लियर करने के लिए पहले जो अजम्पशंस है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उन अजम्पशंस को बेस लेके चलेंगे। तो फर्स्ट तो क्या बेस था कि जो के डी है, के डी मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट्स, ये लोअर रहेगी किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो ये डायग्राम क्लियर, के डी नीचे है और के ई ऊपर है, तो के डी लोअर है ना किससे? के ई से। दूसरी अप्रोच हमारी क्या है? सेकंड, जो के डी है, ठीक है, और के ई, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी, मतलब इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये देखिए, के डी और के ई इन दोनों की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो किसके पैरेलल है? ओ एक्स अक्ष के पैरेलल है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है कि फाइनेंस के ओनली टू ही सोर्सेज हैं। रिक्वायर फाइनेंस नीड को फुलफिल करने के लिए उस फर्म के पास जो वेरियस फंड अवेलेबल हैं उनमें ओनली टू ही सोर्सेज हैं, और वो टू सोर्सेज कौन से हैं? एक तो डेट्स है और दूसरा क्या है? इक्विटी है। अब देखिए, एक फर्म जब डेट्स की ये क्वांटिटी यूज कर रही है, ये डिग्री यूज कर रही है, ओ से लेके, जैसे मैंने नेम रख लिया यहाँ पे एन, ठीक है, डेट्स की ओ एन क्वांटिटी यूज कर रही है, तो उसके ऊपर जो ओवरऑल कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट किसके इक्वल है? मैंने इसको नेम दे दिया, 1 मिनट भाई, मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया एम। तो जो कॉस्ट है वो ओ एम के इक्वल है, के ई कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी कि दो सोर्सेज यूज कर रही है फर्म, एक तो इक्विटी यूज कर रही है और एक डेट्स यूज कर रही है। ये हमने पहले ही फिक्स कर लिया कि जो के डी है वो लोअर है किससे? के ई से। तब ओवरऑल कॉस्ट का रिलेशन समझना है हमें। तो फर्स्ट हमने क्या लिया कि एक फर्म जो डेट्स यूज कर रही है वो किसके इक्वल यूज कर रही है? ओ एन के इक्वल, ये वाला पार्ट। तो इस टाइम उस फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट है, जिसको डिनोट करेंगे किससे? के जीरो से, वो किसके इक्वल है? वो ओ एम के इक्वल है। अब जैसे जैसे फर्म डेट्स की क्वांटिटी बढ़ाती जा रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज कर रही है कि वो डेट्स ज़्यादा यूज कर रही है। तो जैसे जैसे डेट्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है, उस फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट है के जीरो, वो रेगुलर डिक्लाइन हो रही है। यस या नो? यस। और ओवरऑल कॉस्ट के डिक्लाइन होने का मतलब उस फर्म की वैल्यू और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दोनों क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, जो के ज़ीरो है, ये जो के ज़ीरो है ये कभी भी के डी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फर्म, किसी भी फर्म के पास ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता ही नहीं कि वो उसमें ओनली डेट्स ही यूज करे, इक्विटी यूज ही ना करे, उसे कुछ ना कुछ इक्विटी यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो वो पॉइंट जिस पे 1 मिनट भाई, जिस पे के डी और के ज़ीरो, के डी और के ज़ीरो, इनके बिटवीन कम से कम डिफरेंस होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे ये दोनों क्लोजेस्ट होंगे ना, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। लाइक ये दोनों में यहाँ पे गैप सबसे कम है, तो ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब डेट्स की इतनी डिग्री यूज की जाएगी, ठीक है। तो जो
इक्विटी है वो कम से कम यूज करेगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा डेट्स यूज करने से क्या बेनिफिट हो रहे हैं फर्म को, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेगुलर क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, जबकि वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पीछे जो हमने डायग्राम किया है ना, उसी की एक्सप्लेनेशन है ये, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। तो ये अप्रोच आप कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में बता दें।